जादुई झुमके के दो घर। बहुत समय पहले की बात है। नागपुर नामक गांव में कविता अपनी मां गरिमा के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी गरिमा के ऊपर थी। गरिमा के पति की मृत्यु से पहले गरिमा एक फैक्ट्री में काम किया करती थी, जहां झुमके बनाए जाते थे। और पति के गुजर जाने के बाद गरिमा घर के खर्चे चलाने के लिए झुमके की फैक्ट्री से ली हुई ट्रेनिंग इस्तेमाल करके अपने घर में अपने हाथों से बनाए हुए झुमके बेचने का काम करने लगती है। गरिमा बहुत अच्छे झुमके बनाती थी, परंतु उसके पास इतनी पूंजी नहीं थी कि वो शहर जाकर उन झुमकों को अच्छे दामों पर बेच पाए, और इसी तरह घर पर लोगों के झुमके बना दिया करती थी ताकि वो किसी तरह अपने घर खर्च को चला सके। कविता भी स्कूल में पढ़ रही थी और कविता पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। कविता हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी और इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन गरिमा की तबीयत अचानक खराब हो गई, लेकिन फिर भी गरिमा अपनी मेहनत और लगन के साथ झुमके बना रही थी। और ये सब देखकर कविता अपनी माँ से पूछती है, माँ, आप अपनी तबीयत नहीं देख रही हैं क्या? आपकी तबीयत खराब है। चलो, आप ये सारे काम छोड़कर मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। नहीं बेटा, मुझे ये झुमके के बहुत सारे सेट तैयार करने हैं और ये ऑर्डर मुझे कल ही देना है। बदलती हवा में मुझे सर्दी जुकाम लग गया है। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अगर इतनी छोटी छोटी बातों के लिए मैं डॉक्टर के पास जाने लगी या फिर आराम करने लगी तो हमारा घर खर्च कौन उठाएगा? और फिर तुम्हें स्कूल में मैं कैसे पढ़ाऊंगी? तुम तो जानती हो कि ये झुमकी ही हमारी रोजी रोटी का जरिया है। इतना कहती ही गरिमा अचानक जोर जोर से छींकने लगी और गरिमा की तरफ देखकर कविता कहती है, माँ, आप चलिए और गरम गरम काढ़ा पी लीजिए। मैंने अभी अभी बनाया है और आप आराम कीजिए। मैंने झुमके बनाना आपसे बहुत बार सीखा हुआ है। मैं आपके कुछ सेट तैयार कर देती हूँ। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे स्कूल का काम अधूरा रह जाए और तुम्हारी क्लास की टीचर तुम्हें मेरी चक्कर में डांट लगाए। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी हमेशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। माँ, आप चिंता ना करें, मैंने स्कूल से आने के बाद सारा काम पूरा कर लिया था और थोड़ा बहुत जो रह गया वो मैं सुबह जल्दी उठकर कर लूंगी। लेकिन आप अभी आराम करो और काम की चिंता मत करो, वो मैं कर दूंगी। बेटा, ये सारे झुमके के सेट मुझे कल ही मालिक को देने हैं। इतनी जल्दी सभी सेट साफ सफाई और अच्छे से बना पाओगी? हाँ माँ, आप चिंता ना करें। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो वो मैं आपसे पूछने आ जाऊंगी। इतना कहकर गरिमा गरम गरम काढ़ा पीने चली जाती है और कविता अपनी माँ के काम को मेहनत और लगन के साथ पूरा करने में लग जाती है। और कुछ घंटों की मेहनत के बाद कविता सभी झुमके के सेट तैयार कर लेती है। जब सुबह मालिक आता है तो कविता उसको सभी झुमके के सेट पकड़ा दे। अरे वाह, कितने सुंदर सेट तैयार करे हैं। तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छे से और समय से काम को संभाल लेती है। ऐसे सुंदर सुंदर झुमके सिर्फ शहरों तक ही देखे हैं और आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी माँ ने इतनी नई नई डिजाइन के झुमके तैयार करे हैं। नहीं नहीं मालिक, ये झुमके मेरी बेटी कविता ने बनाए हैं, तभी ये नई नई और सुंदर डिजाइन के बने हैं। अरे वाह, ये सुंदर सुंदर झुमके के सेट तुम्हारी बिटिया ने बनाए हैं। ये लो गरिमा, अपने पैसे, और ये तुम रख लो बेटी। तुमने इतनी मेहनत करी, उसके लिए शुक्रिया। इतना कहकर मालिक वहाँ से चला जाता है और गरिमा का मालिक उसकी बेटी कविता के काम से इतना खुश होता है कि अगले दिन गरिमा और कविता के बनाए हुए झुमकों की तारीफ पूरे गांव में होने लगती है। गांव के लोग अब गरिमा की दुकान से झुमके लेने लगते हैं और गरिमा के डिजाइनर झुमकों की तारीफ केवल गांव तक सीमित नहीं, बल्कि अब शहर के व्यापारी गरिमा से डील करने गांव तक आने लगे। और इतने सारे ऑर्डर देख गरिमा की तबीयत खुश हो जाती है और गरिमा पहले से बिल्कुल ठीक हो जाती है। और अब दोनों माँ बेटी मिलकर अपने झुमके की दुकान को बहुत अच्छे से चलाने लगती है। और ऐसे ही हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे। तभी एक दिन अचानक गरिमा का कार एक्सीडेंट हो जाता है
जिसके बाद गरिमा की उसी समय मृत्यु हो जाती है। एक्सीडेंट का पता चलने पर कविता फूट फूट कर रोती है। माँ, कम से कम आप मुझे तो छोड़कर नहीं जाती। माँ, पहले पिताजी हमें छोड़कर चले गए और अब आप मुझे छोड़कर चली गई। माँ, मेरा इस दुनिया में कौन है? अब मैं कैसे इस दुनिया में अपना जीवन बिताऊंगी? मैं तो अकेली रह गई। माँ, मुझे भी अपने पास बुला लो ना। गरिमा के गुजर जाने के बाद कविता बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर कुछ दिनों बाद कविता पहले की तरह स्कूल जाने लगती है और जब कविता स्कूल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि स्कूल ना जाने पर उसकी फीस भी भरी नहीं गई, जिसके कारण उसका नाम स्कूल के रजिस्टर से काट दिया जाता है। अपना नाम कट जाने के बाद कविता सोच में पड़ जाती है। लगता है इस साल मेरी क्लास मारी जाएगी, क्योंकि मेरे पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी फीस भरकर फिर से स्कूल में दाखिला ले लूं। ये सोचते सोचते कविता अपने घर चली जाती है और घर पहुंचकर देखती है कि शहर से एक पढ़ा लिखा और धनवान आदमी कविता के घर के बाहर खड़ा होता है और वो कविता को देखकर कहता है, तुम्हारे डिजाइनर झुमकों की तारीफ हमने शहर में सुनी है। क्या तुम मेरी कंपनी के लिए झुमके बनाया करोगी? पैसों की चिंता मत करना, तुम्हें मैं तुम्हारे मुंह बोले पैसे दूंगा और ये लो 10,000 रुपए एडवांस में। तो तुम मुझे 2 हफ्ते बाद सभी झुमकों के सेट दे देना। जी ठीक है साहब, मैं आपकी कंपनी के लिए बहुत अच्छे और डिजाइनर झुमकों के सेट तैयार कर दूंगी। आपकी दुकान के आगे लोगों की भीड़ लग जाएगी। बहुत अच्छे, 2 हफ्ते बाद मुझे सभी झुमकों के सेट देखने हैं। आदमी वहां से चला जाता है और तभी कविता बहुत खुश होती है और कहती है, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि भगवान ने मेरी मदद की और इस जैसे नेक आदमी को मेरे घर भेजा और अब मैं इन पैसों से अपने स्कूल की फीस भरकर फिर से पढ़ सकूंगी और मेरे पास पूरे 2 हफ्ते हैं। मैं उनके दिए हुए ऑर्डर को समय से पहले पूरा कर दूंगी। कविता उन पैसों से अपने स्कूल की फीस लेकर अपना दाखिला फिर से करवाकर स्कूल में पढ़ने लगती है और स्कूल से आने के बाद स्कूल का सारा काम पूरा कर लेती है। उसके बाद वो झुमके बनाने लग जाती है और इसी तरह रात दिन मेहनत करके कविता 2 हफ्ते से पहले ही सभी झुमकों के सेट तैयार कर देती है। कविता बहुत खुश होती है। आज शहर से आया हुआ आदमी मेरे डिजाइनर और सुंदर झुमके देखकर बहुत खुश हो जाएगा और मुझे आगे भी ऑर्डर दिया करेगा। सभी झुमकों के सेट तैयार करके वो अपने कमरे में रख देती है और वो अपने स्कूल चली जाती है। घर में रखा सिलेंडर गलती से कविता के हाथों से खुला छूट जाता है और घर में चारों तरफ आग लग जाती है। और जब कविता स्कूल से वापस लौटती है और पूरे घर में आग लगा देखती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या हो गया? मैंने तो उस आदमी से अपना किया हुआ वादा भी पूरा कर दिया। आज वो शहरी आदमी आएगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी? कविता रोते हुए शहर से आए हुए आदमी को सब कुछ बताती है, लेकिन ये सुनकर वो आदमी गुस्से से लाल हो जाता है। काम पूरा नहीं कर पा रही थी तो मुझे बता देती, लेकिन तुमने तो बहुत बड़ा बहाना ढूंढा अपने आप को बचाने के लिए। मुझे मेरे सभी डिजाइनर झुमके कल किसी भी तरह हाथ में चाहिए। मुझे तुम कल सारे सेट दोगी, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगा और जो होगा उसे तुम अच्छे से जानती हो। आदमी की डांट फटकार सुनकर कविता बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सोचती है कि वो एक दिन में वो सारे झुमके के सेट कैसे बनाएगी। और ये सब सोचते सोचते कविता एक सुनसान जंगल में पहुंच जाती है और एक कुएं के पास जाकर बैठ जाती है। वहां बैठकर रोते रोते अपनी सारी बातें दोहरा रही होती है कि तभी कुएं में लटक रही एक सोने की चेन उसे नजर आती है। अरे ये कैसी चेन है? ये तो मैंने कुएं में पहली बार लटकती हुई देखी है। कविता उन चेन को पकड़कर कुएं में घुस जाती है, जहां उसे डिजाइनर और चमकदार झुमकों से भरी 2 बाल्टी मिलती है। कविता बहुत खुश हो जाती है और तभी कुएं से आवाज आती है, कविता तुम बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़की हो और मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। तभी मैंने तुम्हारे लिए ये झुमकों से भरी 2 बाल्टी रखी है। दोनों बाल्टी अपने साथ ले जाओ
और ये अपने मालिक को दे देना। नहीं, मेरा तो एक ही बाल्टी से काम चल जाएगा और मालिक भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सुंदर और डिजाइनर झुमके हैं। मैं ज़रूरत के हिसाब से ही चीज़ लूँगी और बाद में खुद अपनी मेहनत से बनाकर बेचूंगी। आपने मेरी मदद करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर कविता कुएं से बाहर आ जाती है और अपने मालिक को सभी झुमकों के सेट दे देती है। और इतने सुंदर झुमकों के सेट देखकर शहरी मालिक भी बहुत खुश होता है और फिर से कविता अपनी मेहनत और लगन के साथ पढ़ने लगती है और झुमके बनाने लगती है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी में रहने लगती है और हमेशा की तरह अपने स्कूल में भी फर्स्ट आने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही नई नई इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपके लिए। एक बार की बात है, दूर देश से एक परीलोक में नन्ही परियां रहती थी। एक का नाम था गुनगुन और दूसरे का नाम था टुनटुन और तीसरी का नाम था चमचम। तीनों परियां बहुत ही नटखट थे। एक बार तीनों नन्ही परियां धरती लोक पर जाने के लिए रानी परी के पास आज्ञा लेने जाती है। रानी माँ, जिस तरह आप पृथ्वीलोक पर गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने जाती हैं, हमें भी जाना है। हम भी लोगों के दुख दर्द बांटना चाहते हैं। आप हमें धरती लोक पर भेज दो ना। हाँ रानी माँ, हम भी धरती लोक पर जाना चाहते हैं। हमें भी देखना है कि आखिर धरती पर ऐसा क्या खास है, हमें जाने दीजिए ना। तीनों परियों की इच्छा जानकर और उन्हें अच्छी शिक्षा लेने के लिए धरती लोक पर भेजने के लिए रानी परी तैयार हो जाती है, ताकि वो सही मायने में अच्छी परियां बन सके। ठीक है, मैं तुम तीनों परियों को पृथ्वीलोक पर जाने की इजाजत देती हूँ, परंतु वहाँ रहना कोई आसान काम नहीं है। वहाँ जाकर तुम्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए कुछ न कुछ कार्य करने होंगे, समझ गई? तीनों नन्ही परियां रानी परी की बातों को अच्छी तरह समझ लेती है और वो रानी परी की जादुई शक्तियों से पृथ्वीलोक पर पहुंच जाती है। पृथ्वीलोक पर जाकर तीनों परियां एक ही घर में रहने लगती है। तीनों परियां एक फूलों की दुकान में काम करने लगती है। वो दुकान पर फूल तोड़कर लेकर आया करती थी और उसके बाद अपने ग्राहकों को फूल डिलीवरी करने जाया करती थी। तीनों परियों के पास अपनी 3 छोटी छोटी साइकिल भी थे। एक दिन सुबह सभी परियां अपने अपने काम पर जाती है। अरे वाह, आज तो कितना खूबसूरत दिन है। हाँ वाकई में आज दिन तो बहुत ही खूबसूरत है। ये ठंडी ठंडी हवा कितनी अच्छी लग रही है। चलो अपना काम करने चलते हैं। इतना कहकर परियां अपने असली परी रूप में आ जाती थी और फिर अपनी शक्तियों से सुंदर सुंदर फूल तोड़ लेते थे। उनका जहाँ मन करता वो अपने पंखों को फैलाकर उड़ने लगती और अपने जीवन का बहुत आनंद लेती और वापस आम इंसान के रूप में बदल जाती थी। तीनों परियां बहुत खुश रहते थे। मैंने बहुत सारे फूल तोड़ लिए हैं, चलो अब हम दुकान पर चलते हैं। मैंने बहुत सारे सुंदर सुंदर अलग अलग तरह के बहुत सारे फूल लिए हैं। अब चलो हमें अपने अपने दिशाओं में चलकर फूलों को डिलीवर कर देना चाहिए। इसके बाद सभी परियां अपनी अपनी दिशाओं में अपना अपना काम करने के लिए चली जाती है। गुनगुन परी अपने रास्ते चली जाती है और अपने ग्राहकों को फूल देती है। टुनटुन परी अपने रास्ते पर जाकर अपने ग्राहकों को फूल देती है और चमचम परी भी अपने ग्राहकों को फूल देती है। ये लीजिए, ये रहे आपके फ्रेश फूल। वाह, यह तो बहुत ही प्यारे हैं। इसकी खुशबू तो बहुत ही ताजा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको ये फूल पसंद है? दोबारा हमारी दुकान पर जरूर आइएगा। अब मैं चलती हूँ। थैंक यू बच्चा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह तीनों परियां अपना अपना काम करती थी। तीनों परियां बहुत ही खुश मिजाज थी। उन्हें अपने जिंदगी से कोई तकलीफ नहीं थी। सारा काम खत्म करने के बाद सभी परियां अपने घर वापस आ जाती है। तो कैसा रहा आज तुम दोनों का दिन? मेरा दिन तो बहुत ही अच्छा था। मेरे सभी ग्राहकों ने मेरे फूलों की तारीफ की। मेरा दिन भी बहुत अच्छा था। काश ये सब ऊपर से परी माँ देख रही हो कि हम यहाँ पर कितने अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। तीनों परियां आपस में बातें करती है। ये सब ऊपर से परी माँ देख रही होती है। ये परियां तो बहुत ही खुश लग रही है। लगता है इनका जीवन थोड़ा कठिन करना होगा। रानी परी तीनों परियों से उनकी जादुई शक्तियाँ छीन लेती है। अब तीनों परियों को सुबह उठने में देर हो जाती है। तभी गुनगुन परी की आँख खुलती है
वो देखती है कि सुबह के 9 बज रहे हैं। अरे 9 बज गई हैं, ये कैसे हो गया? क्या ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे हुआ? हम इतनी देर तक कैसे सोते रह गए? ये नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये तो सच में 9 बज रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी भी हम जल्दी पहुँच सकते हैं। तीनों परियां जल्दी से एक साथ खड़ी हो जाती है और 1 2 3 बोलती है, लेकिन वो देखती है कि वो तो अपना रूप बदल ही नहीं पा रही। ओह, ये क्या हो गया? हमें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। 1 2 3। अरे ये क्या? हमारी जादुई शक्तियाँ तो काम ही नहीं कर रही है। ये क्या हो गया है? तीनों परियों की जिंदगी में भूचाल सा आ गया हो। अब तीनों परेशान हो जाती है, परंतु वो अपने घर के काम खत्म करती है और फिर अपने काम के लिए निकल जाती है। तीनों एक साथ निकलती है। ये आज क्या हो गया है? परी माँ हमारी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही है? हमारी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही है? मुझे लगता है रानी परी कहीं बिजी होगी, परंतु इस वक्त हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और जल्दी से पहुंचना चाहिए, नहीं तो मैडम सोचेंगी कि आज हम क्यों नहीं आए और हम कहाँ रह गए। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, हम अपने बिना जादुई शक्तियों के फूल कैसे लेकर आएंगे और कैसे ग्राहकों तक पहुंचाएंगे? इसका जवाब हम सबको पता है, ये हमें खुद ही करना होगा, चाहे हम कैसे भी करें। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जिस तरह यहाँ पर इंसान सभी कार्य करते हैं, हमें भी उसी तरह सभी कार्य करने होंगे। तीनों परियों को सच बहुत कड़वा लग रहा था, लेकिन उन्हें ये अपने जीवन में लागू करना था। उन तीनों परियों की जादुई शक्तियाँ चली गई थी। अब तीनों परियां अपनी दुकान पर पहुंच जाती है। तभी दुकान की मैडम कहती है, तुम तीनों बहनें आज लेट हो गई हो। पता है दुकान पर कितने सारे ऑर्डर आ गए हैं। चलो जल्दी से अपने काम पर लग जाओ। सॉरी मैडम, वो जरा हमारी आँख नहीं खुली थी, हम अभी अपने काम पर जाते हैं। तुम तीनों बहनों ने ये गलती पहली बार की है, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही हूँ। चलो जल्दी से अपने काम पर चली जाओ। उस दिन तीनों परियां बिल्कुल इंसानों की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने अपने जादू से कोई भी काम नहीं कर पाए। इतनी मेहनत करने के बाद तीनों बहुत थक गई थी और उन्हें पसीना आने लगा था। अब उन्हें एहसास हो गया था कि वो अभी तक एक चैन की जिंदगी बिता रही थी। उस दिन उन्हें और भी चीजें दिखाई देने लगी, क्योंकि उस दिन वो तीनों बहनें अपनी जिंदगी से बाहर आ गई थी। गुनगुन परी को रास्ते में एक भिखारी दिखाई देता है जो बहुत भूखा होता है, और टुनटुन परी को पार्क में खेलते हुए बच्चे झगड़ा करते हुए नजर आते हैं। और चमचम परी को एक गरीब औरत दिखाई देती है जिसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। अब तीनों परियां उन सभी की मदद करती है। चमचम परी उस गरीब औरत को कुछ पैसे देती है। ये लीजिए, ये पैसे रख लीजिए। इन पैसों से अपने लिए कुछ खाने के लिए खरीद लेना और एक किराए पर मकान भी ले लेना। पर वो मैं वापस, तुम इन्हें अपने पास रख लो और इन्हें लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, आज तुमने इस गरीब और जरूरतमंद की मदद की है। भगवान तुम्हारी खुशियाँ हमेशा बनाए रखे। तभी टुनटुन परी पार्क में झगड़ रहे बच्चों की लड़ाई को रोकने के लिए जाती है। सुनो बच्चों, तुम आपस में इस तरह क्यों लड़ रहे हो? तुम जानते हो हमें आपस में यूँ कभी नहीं लड़ना चाहिए। हमें कभी भी किसी की भी आवश्यकता हो सकती है, समझ गए? इस तरह टुनटुन उन सभी को समझाने लगती है। गुनगुन परी उस गरीब भिखारी की मदद करने के लिए जाती है और उसे खाने के लिए कुछ खाना देती है। भिखारी खाने को देखकर बहुत खुश होता है। अब तीनों परियां वापस अपने घर आ जाती है। परियां उस दिन बहुत थक गई थी, इसलिए वो आपस में ज्यादा बातें नहीं करती। वो बस अपनी सोच में पड़ी हुई थी। उन बहनों को यूँ सोच में पड़ा हुआ देखकर रानी परी ऊपर से मुस्कुरा रही होती है। अगले दिन फिर सभी परियां अपने दिनचर्या शुरू करती है और अपना काम करने लगती है। इस तरह अब तीनों परियों में बदलाव आने लगते हैं। तीनों परियां बहुत लगन और मेहनत से काम करती और जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। परंतु जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, वो उदास रहने लगती है। यहाँ पर तो बहुत गलत हो रहा है। इस दुनिया में तो इंसाफ है ही नहीं। तुम्हारा मतलब मैं समझ रही हूँ, लेकिन हम रोज कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोगों का दर्द कम ही नहीं कर पा रहे हैं। मुसीबतें तो बढ़ती जा रही है, लेकिन अब हम और कर भी क्या सकते हैं? तीनों परियां आपस में बातें कर रही होती है कि तभी उनके कमरे में एक तेज रोशनी होती है। तभी वो तीनों परियां देखती है कि वहाँ पर रानी परी प्रकट हो गई है। परी माँ, आप यहाँ? मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम तीनों बहनें वही कर रही हो जो तुम तीनों बहनों को करना चाहिए। तुम जानती हो, जब तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ थी तब तुम अपनी ही दुनिया में मग्न में रहती थी।
तुम्हें लगता था कि परी बनने का मतलब होता है जादू, इसलिए मुझे तुम्हें समझाने के लिए तुमसे तुम्हारी जादुई शक्तियाँ छीननी पड़ी। मतलब तो आपने हमसे जानबूझकर हमारी शक्ति छीनी थी? हाँ, ऐसा मैंने ही किया था, पर अब मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस देती हूँ। तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ ये बात जो तुम्हें परेशान कर रही है। तीनों परियां रानी परी की बात को ध्यान से सुनती है। तुम जानती हो, तुम इस पृथ्वी लोक पर लोगों की जितनी मदद करोगी वो कभी पूरी नहीं होगी। तीनों परियां अब समझ जाती है कि इंसान उम्मीद पर ही जिंदा रहते हैं। रानी परी उन तीनों नन्ही परियों को उनकी शक्तियाँ वापस कर देती है और अब सभी परियां मिलकर पृथ्वी लोक पर सभी लोगों की मदद करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।